हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पाठ्य योजना संख्या 10 लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना पाठ्य योजना संख्या 10 बनाना है। ठीक है, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं एंड अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग पाठ्य योजना बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विद्यालय का नाम। उसके बाद इस तरह से हम कुछ कॉलम बना लेंगे। पहले हम लिखेंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। ठीक है, तो मेरा दिनांक कक्षा में 7 के लिए बना रही हूँ। विषय मेरा हिंदी हो जाएगा। ठीक है, उपविषय में हम व्याकरण बना रहे हैं, व्याकरण टॉपिक से। कालांश में हमारा प्रथम जिस घंटी में पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। अवधि कितनी मिनट में पढ़ा कहा है आपका क्लास, तो 35 मिनट की मैंने किया है। ठीक है, अब हमारा आता है प्रकरण। तो आज मैं प्रकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम चिन्ह लिख देते हैं। उसके बाद हमारा आता है सामान्योद्देश्य। अब पहला हो जाएगा हमारा बच्चों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास करना। तीसरा हो जाएगा बच्चों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना। ठीक है, अब हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। अब इसमें हो जाएगा छात्र अपने शब्द भंडार में कुशलतापूर्वक वृद्धि कर सकेंगे। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया कि विशिष्ट उद्देश्य हम क्यों लिखते हैं, कि हमारे जो पढ़ाने पर बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा छात्र विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीख सकेंगे। तीसरा हो जाएगा विराम चिन्ह के प्रयोग का महत्व बता सकेंगे, मतलब कोई पूछेगा तो उसके बारे में महत्व बता सकेंगे कि विराम चिन्ह का महत्व क्या होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा शिक्षण विधि, जिसमें हम प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि और व्याख्यान विधि, ये 3 विधि हम लिखे हैं। ठीक है ना, आप इसमें से कोई 2 विधि ही लिखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है सहायक सामग्री, जिसमें हम लिखेंगे चौक, डस्टर, क्लपिटक, श्यामपत्र, मॉडल, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है पूर्व ज्ञान। छात्रों को विराम चिन्ह की समान जानकारी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप सहायक सामग्री में वही लिखिएगा जो कि आप अपने पढ़ाने के समय प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है पूर्व ज्ञान। उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के लिए हम इस तरह से 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना के माध्यम से हम अपने टॉपिक को बच्चों से बुलवाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, पहले में हो जाएगा हमारा छात्र अध्यापक कथन, दूसरा हमारा छात्र कथन। पहला प्रश्न, आप लोग रोज कहाँ पढ़ने आते हैं? बच्चों से हमें प्रश्न पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे स्कूल में। ठीक है, अगला प्रश्न बनाएंगे इसी से, स्कूल कहाँ है आप लोग का? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप लोग का स्कूल कहाँ है। ठीक है, तो मुझे ऐसे सुविधा लगा, मैंने ऐसे बना दिया। उत्तर देंगे घर के पास, गांव से दूर इत्यादि। मतलब अगर वो गांव में होंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग जवाब देंगे। घर के पास भी उनको हो सकता है या फिर किसी बच्चे का गांव से बाहर भी होता है, तो इस तरह से वो जवाब देंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख लेंगे। अब इससे हम अगला टॉपिक प्रश्न बनाएंगे, घर शब्द से एक वाक्य बनाएं। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि बनाएंगे बहुत सारा वाक्य, मैं घर जाता हूँ, राधा घर जाती है, राम घर जाता है, इस तरह से अपना आता है जाता है ऐसे करके वो बनाएंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न इसी से बनाएंगे हम, राधा घर जाती है वाक्य की समाप्ति की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, तो बच्चों को पता रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो मौन हो जाएंगे या फिर उनके लिए समस्यात्मक ही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में समान जानकारी लेंगे या अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक होता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए हम लोग को इस तरह से 6 कॉलम बनाने होते हैं। ठीक है, पहले में लिखेंगे हम शिक्षण बिंदु, दूसरे में अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, फिर श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में हम वही चीज़ें लिखेंगे जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं या फिर जो व्याख्या कर रहे हैं, जो उदाहरण देंगे, जिस विधि में पढ़ाएंगे उसके बारे में हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, तो प्रश्न यहाँ पर लिख दे रहे हैं और फिर यहाँ पे हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो
तो बच्चों को पता होगा, नहीं तो जवाब देंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे छात्र क्रिया में जो होगा तो मौन लिख देंगे। ठीक है, अब उसका व्याख्या करके बच्चों को समझाएंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य अथवा वाक्यों में किया जाता है, उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है, तो ठहराव होता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं कि वाक्य समाप्ति हमारे किससे हो गया, तो इस चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, तो बच्चों को इस तरह से हम समझाएंगे। श्याम पट पे भी हम लिख देंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो ठहराव। उत्तर दे देंगे, जैसे हम समझा दें कि वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो इसको हम श्याम पट पे लिख के बच्चों को समझाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे, विराम का अर्थ क्या होता है। तो चूंकि हमने यहाँ समझा दिया है तो बच्चे जवाब दे देंगे ठहराव। ठीक, अगला प्रश्न करेंगे, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों को बच्चे मौन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे मौन लिख देंगे। अब हम व्याख्या करके समझाएंगे कि विराम चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा पूर्ण विराम। तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे श्याम पट पे कि विराम चिन्ह के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा अर्ध विराम, चिन्ह के माध्यम समझा देंगे। तीसरा हो जाएगा अल्प विराम। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे। फिर प्रश्न करेंगे, पूर्ण विराम किसे कहते हैं। तो बच्चे लिखेंगे, बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मौन लिख देंगे। अगर कुछ बच्चे उसमें जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे समस्या तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और श्याम पट पे हम यहाँ पे लिख देंगे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम। ठीक है, व्याख्या के माध्यम से हम पूर्ण विराम के बारे में समझाएंगे कि पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना या ठहरना है। यह वाक्य के अंत में लगता है, इसका चिन्ह एक सीधी पाई होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम बच्चों को लिखकर समझा देंगे। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो लिखेंगे उसको हम श्याम पट पर लिख देंगे कि विराम चिन्ह का अर्थ पूरी तरह से ठहरना होता है। ठीक है, जैसे हम समझा देंगे कि वह जा रहा है तो लिख देंगे वह जा रहा है। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग दिखा देंगे। ठीक है, फिर एक और वाक्य दे देंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको कोई और वाक्य है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, 2-3 वाक्य आप श्याम पट पे अपना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला आता है, अगला प्रश्न करेंगे हम, अर्ध विराम किसे कहते हैं। तो बच्चों मौन हो जाएंगे, जो जवाब देंगे उसे आप लिख दीजिएगा। अब व्याख्या करके हम उसे समझाएंगे कि यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताता हो तो वह अर्धविराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि माध्यम समझा देंगे कि वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अर्धविराम का प्रयोग दिखा दें कि वह एक धूर्त आदमी है, अर्धविराम दे दिए, ऐसा उसके मित्र मानते हैं। क्योंकि हमने यहाँ बता दिया है कि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरे वाक्यांश या वाक्यांश का संबंध बताता है, तो यहाँ पे एक वाक्य या वाक्यांश का संबंध दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से हम चिन्ह का प्रयोग उन्हें बता देंगे। और यहाँ पर हम जैसे में लिख देंगे कि यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ साथ दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताता है उसे हम क्या कहेंगे, अर्धविराम का प्रयोग होता है। अब जैसे में हम उन्हें यहाँ पे समझा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम, अल्पविराम किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन, तो यहाँ पे मौन लिख देंगे। अब उसका अर्थ हम समझाएंगे व्याख्या के द्वारा कि इसका अर्थ है थोड़ी देर के लिए ठहरना या रुकना। ठीक है, अल्पविराम का अर्थ क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए ठहरना या रुकना। हिंदी में विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अब उन्हें बता देंगे कि हिंदी में जो विराम चिन्ह होता है उसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, अल्पविराम से भी ज़्यादा होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे मैं उन्हें समझा देंगे अल्पविराम का एक प्रयोग करके कि आप आए, अल्पविराम, पानी पिए और चले गए। ठीक है, तो अल्पविराम का यहाँ पे हम वाक्य उन्हें देकर समझा देंगे। श्याम पट पर लिख देंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ी देर ठहरना या रुकना। उसको जैसे में आप समझा देंगे कि आप आए, पानी पिए और चले गए, तो अल्पविराम का चिन्ह उन्हें दिखाकर समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे, पहले जो पढ़ाए हैं तो उससे रिलेटेड हम प्रश्न इसमें पूछते हैं। पूर्ण विराम का क्या अर्थ है, तो बच्चों को हमने पढ़ा दिया है तो जवाब दे देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न करेंगे, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को चूंकि हमने पढ़ा दिया तो वो जरूर जवाब देंगे।
ठीक है। तीसरा प्रश्न करेंगे, मैं जो कहता हूँ अल्विराम कान खोलकर सुनो, यह किसका उदाहरण है? तो चूंकि हमने उन्हें पढ़ा दिया है तो वो जरूर जवाब देंगे कि यह किसका उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, वो सो रही है, यह किसका उदाहरण, मतलब यह किस विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बच्चे इसके बारे में जवाब देंगे। ठीक है। फिर अगला हम उन्हें क्या कर देंगे, गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में हम उस तरह से कुछ प्रश्न दे देंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। ठीक है। आप लोग उदाहरण के साथ लिख कर लाना, विराम चिन्ह के कितने प्रयोग होते हैं, ये सब प्रश्न हम उन्हें गृह कार्य में दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला हो जाता है साइन पर्यवेक्षण का और छात्र अध्यापक का। ठीक है। तो इस तरह से हम अपना लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाते हैं। ठीक है। तो यदि आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी हमेशा से मतलब यही कोशिश रहती है कि आप लोग को नया से नया टॉपिक के बारे में मैं लेसन प्लान बनाकर दूं, ताकि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आप लोग मेरे लेसन प्लान को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।